हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सीए फाइनल ऑडिटिंग में कुछ टॉपिक में अमेंडमेंट हुआ है जो मई 21 ऑनवर्ड्स अप्लीकेबल हैं एग्जाम के लिए, जिसमें से फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अमेंडमेंट हुआ है पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, जिससे नॉर्मली ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है। तो जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसको आप अपनी सीट में अपने नोट्स में उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आते हैं क्या क्या मेजर अमेंडमेंट हुए हैं पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू में। बेसिकली पीयर रिव्यू में जो सबसे बड़ा कुछ चीज़ें एडिशन की गई हैं, सबसे पहले आप देखेंगे सीट में टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। इसमें नॉर्मली कवर होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीआई, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेलिवेंट लॉ स्टेचुटरी रेगुलेशन अप्लीकेबल टू सच ऑडिट इंगेजमेंट। तो अब इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐड किया है। इसमें ऐड क्या किया है देखिएगा। एएस को थोड़ा बाइफरकेट किया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना अब 3 स्टैंडर्ड इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 133 कंपनी एक्ट में नोटिफाई होते हैं वो कंपनियों के लिए अप्लीकेबल होते हैं। तो बाकी एंटिटी के लिए एएस इशूड बाय आईसीआई लाइक पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, इन सभी के लिए जो आईसीआई इशू करेगी एएस वो उन पर अप्लीकेबल होंगे। सेकेंड इज कंपनियों के लिए एएस जो 133 में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी एनएफआरए से कंसल्ट करके कंपनी एएस रूल 2006 पुराने एएस। और तीसरा एएस स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 133 इंड एएस, मतलब बाइफरकेट कर दिया गया कि जिस पर इंड एएस अप्लीकेबल होगा तो उसके कंप्लायंस को चेक करना है, जिस पर एएस अप्लीकेबल होगा उन पर एएस के कंप्लायंस को चेक करना है। तो एएस को 3 कैटेगरी में बाइफरकेट कर दिया गया है। देखिए, accounting standard issued by ICI that are applicable for entity other than company under the Companies Act, other than कंपनियों के लिए लाइक प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, इनके लिए जो एएस आईसीआई इशू करेगी ना वो एएस अप्लीकेबल होंगे। सेकेंड, accounting standards prescribed under section 133 of Companies Act by central government based on recommendation of ICI and in consult with the NFRA and notify as a AS रूल 2006, मतलब पुराने एएस जो एएस रूल 2006 में इशू हुए हैं वो। और थर्ड, इंडियन अकाउंटिंग इंड एएस प्रिस्क्राइब अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनी एक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आईसीआई इन कंसल्ट विथ एनएफआरए एंड नोटिफाई एज कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015। तो भाइयों यहाँ पर केवल एएस वर्ड है, यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यहाँ पर है नोटिफाई एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006, यहाँ पर है नोटिफाई एज कंपनी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015। तो आपको एग्जाम में जब भी आएगा तो आपको एएस को 3 पार्ट में बाइफरकेट करके आना है। क्लियर है सभी को? नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। इसके बाद अप्लीकेबिलिटी में कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले अपन L1, L2, L3 तीन टाइप की प्रैक्टिसिंग यूनिट होती थी, अब उसको केवल 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, L1 एंड L2। L1 की वंस इन 3 ईयर में रिव्यू होगी और L2 की वंस इन
4 ईयर में रिव्यू होगी। L1 की वंस इन 3 ईयर, L2 की वंस इन 4 ईयर। ठीक, अब इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए। L1 में कौन कौन से एंटिटी कवर होगी जिसके आप ऑडिटर हैं। L1 सीए फर्म में वो सभी सीए फर्म कवर होगी जो इन कंपनियों की ऑडिट करते हैं, इन कंपनियों की ऑडिट। तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम है। 6 में अमेंडमेंट हुआ है। स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड ट्रस्ट विच आर कवर अंडर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, मतलब जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है, पब्लिक का इंटरेस्ट, पब्लिक का बेनिफिशियल के पर्पज के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए बनाई गई है, पब्लिक इंटरेस्ट है उस एंटिटी। नेक्स्ट, स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ द एंटिटी द नेटवर्थ ऑफ मोर देन 250 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द अंडर रिव्यू। पहले ये क्या होता था, ऐसी एंटिटी जिसके आप स्टेचुटरी ऑडिटर है और उनकी अगर नेटवर्थ अगर 250 करोड़ है, पहले 500 करोड़ होता था। नेटवर्थ ऑफ मोर देन, अब ये क्या हो गया, 250 करोड़। और उसके बाद तीसरा ऐड हुआ स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ एनबीएफसी एज में बी डिफाइंड बाय बोर्ड, डिफाइन की जाएगी। अभी तक डिफाइन, क्योंकि ना ये लेवल 2 में भी है और लेवल 1 में भी है। मतलब कुछ एनबीएफसी फॉर एग्जांपल जिसकी एसेट साइज ज़्यादा होगी वो लेवल 1 में होगी, उसके अगर आप ऑडिटर हैं, और अगर जिनकी एसेट साइज लिमिट से कम होगी अगर उसके आप ऑडिटर हैं तो लेवल 2 में होगी। अभी तक अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो स्टेचुटरी ऑडिटर ऑफ एनबीएफसी जो बोर्ड डिफाइन करेगी। अच्छा, सेंट्रल ये ऐड हुआ है, सेंट्रल स्टेचुटरी ऑडिटर ऑफ रीजनल रूरल बैंक। अगर आप लाइक ग्रामीण बैंक के अगर सेंट्रल स्टेचुटरी ऑडिटर हैं तो आपकी रिव्यू आप लेवल 1 में कवर होंगे। और ये एक और पॉइंट ऐड हुआ है, स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ द पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर ऑफ द अबाउ एंटिटी, मतलब इन सभी एंटिटी के अगर आप स्टेचुटरी अगर इन सभी कंपनियों के होल्डिंग के, सब्सिडरी के, एसोसिएट के, जॉइंट वेंचर के अगर आप स्टेचुटरी ऑडिटर हैं तो इस केस में आप लेवल 1 में कवर होंगे। इसका मतलब अगर मान लीजिए लिस्टेड कंपनी इसमें कवर है, अगर आप लिस्टेड कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है, उसकी एसोसिएट है, उसकी जॉइंट वेंचर, अगर आप इसके स्टेचुटरी ऑडिटर हैं तो भी आप लेवल 1 में कवर होंगे। अब लेवल 2 में क्या क्या है, स्टेचुटरी पहला पॉइंट में ऐड किया गया है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर आप टैक्स ऑडिटर हैं या ब्रांच ऑडिटर हैं या फिर कॉन्करेंट ऑडिटर है, इंटरनल ऑडिटर है ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के। नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक के भी सेम, अगर आप टैक्स ऑडिटर हैं, स्टेचुटरी ऑडिटर हैं रीजनल रूरल बैंक या ब्रांच के। फिर देखिए स्टेचुटरी ऑडिटर ऑफ एनबीएफसी एज में भी डिफाइन, दोनों जगह कवर है, मैंने बताया था। तो अभी तक स्पेसिफाई किया नहीं गया है कि कौन सी एनबीएफसी लेवल 1 में कवर होगी और कौन सी एनबीएफसीओ के ऑडिटर लेवल 2 में कवर होंगे, अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट, नेटवर्थ ऑफ 5 करोड़ रुपीज, इसका मतलब देखिए अगर आप 250 करोड़ से अधिक के नेटवर्थ वाली कंपनियों के ऑडिटर है तो आप लेवल 1 में कवर होंगे, और अगर आप 5 करोड़ या उससे अधिक बट लेस देन 250 करोड़ में कवर है तो इस केस में आप लेवल 2 में कवर होंगे। तो देखिए 5 करोड़ से अधिक अगर जिसका नेटवर्थ है या टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है तो आप लेवल 2 में कवर होंगे। नेक्स्ट, ऐसी प्रैक्टिसिंग यूनिट जो यूडीआईन जनरेट कर रही है मोर देन स्पेसिफाइड डिटरमाइन, ये भी बोर्ड डिटरमाइन करेगी यूडीआईन। अगर आप फॉर एग्जांपल स्पेसिफाई अभी तक किया नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप 500 यूडीआईन आपकी फर्म जनरेट कर रही है, यानी आपके यहाँ 500 क्लाइंट है, 500 ऑडिट होती है, तो इस केस में आपकी रिव्यू होगी। उसके बाद स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ एंटिटी विच हैज रेज फंड फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक और पब्लिक डिपॉजिट या आईपीओ एफपीओ मोर देन 25 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़ ड्यूरिंग द अंडर रिव्यू। तो ये एक ऐड हुआ है 25 करोड़ या उससे अधिक बट लेस देन
50 करोड़, क्योंकि 50 करोड़ लेवल 1 में कवर हो जाएगा, लेवल 2 में। तो ये 4-5 एंटिटी ऐड हुई है। और एनी अदर प्रैक्टिसिंग यूनिट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस एंड अदर सर्विस नॉट कवर अंडर द 1-2 को, मतलब कोई भी प्रैक्टिसिंग यूनिट जो इसमें कवर नहीं हो रही है। ठीक, तो लेवल 1 को आपको याद रखना है। लेवल 1 में क्या क्या ऐड हुआ, एक तो नेटवर्थ का अमेंडमेंट हुआ है, पहले 500 था, 250 करोड़ से अधिक। एनबीएफसी के स्टेचूटरी ऑडिटर जो स्पेसिफाई किए जाएंगे, स्टेचूटरी ऑडिटर ऑफ ट्रस्ट जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट नहीं पब्लिक ट्रस्ट हो गई, ये सभी कुछ ऐड हुए लेवल 1। लेवल 1 को आपको अच्छे से याद रखना है, सेंट्रल स्टेचूटरी ऑडिटर ऑफ रीजनल रूरल बैंक, और जितने भी एंटिटी ऊपर में दी गई अगर आप उसके सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर या होल्डिंग के भी ऑडिटर हैं तो इस केस में आपकी कंपलसरी है आप लेवल 1 में कवर होंगे, और लेवल 1 में कवर होंगे तो आपकी 1 इन 3 ईयर में रिव्यू होगी। स्पेशल केस रिव्यू, the board based on the specific information received from secretary of ICI or any other committee of institute like disciplinary committee हो गई, और any other regulator like RBI हो गया, SEBI हो गया, which in the opinion of board require a special review of the practicing unit may conduct a special, यानी कि बोर्ड अगर कोई रिक्वेस्ट करता है लाइक ICA की कोई कमेटी हो गई या सेक्रेटरी हो गया ICA का या कोई अदर रेगुलेटर, तो इस केस में स्पेशल रिव्यू किया जाएगा, स्पेशल रिव्यू। अब पीयर रिव्यू बोर्ड में चेंजेस हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है पीयर रिव्यू बोर्ड। अपन सभी जानते हैं मैक्सिमम 12 मेंबर होंगे जिसमें मिनिमम 50% मेंबर काउंसिल के मेंबर रहेंगे, और बाकी जो 50% है वो आउटसाइड भी हो सकते हैं, आउटसाइड बॉडी जिनको हाई इंटीग्रिटी रेप्यूटेशन होना चाहिए, लाइक बैंकर हो गए, एकेडमिडिशियन हो गए, इकोनॉमिक्स, लीगल प्रोफेशनल, बिजनेस एग्जीक्यूटिव। जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन रहेगा वो काउंसिल का ही मेंबर रहेगा। तो ये पहले भी लॉ था। अब अमेंडमेंट क्या हुआ है, एक तो मीटिंग का लॉ लाया गया, मीटिंग की रिक्वायरमेंट, पीयर रिव्यू बोर्ड की कंपलसरी मीटिंग होगी, और दूसरा कोरम का लॉ। टेनुअर के बारे में कुछ अमेंडमेंट हुआ है, द टर्म्स ऑफ 2/3 मेंबर शैल बी द 3 ईयर, जो 2/3 मेंबर रहेंगे बोर्ड में उसकी टेनुअर 3 ईयर, और एंड ऑफ द टर्म्स ऑफ मेंबर इन काउंसिल, क्योंकि इसमें 50% मेंबर कौन से रहेंगे, काउंसिल के मेंबर मिनिमम 50% रहेंगे, तो काउंसिल में उनकी जो टेनुअर बची हुई है, लाइक काउंसिल का मैं मेंबर हूं और वहां पर मेरी टेनुअर 2 साल की बची हुई है, और मैं यहाँ का भी, यहाँ का क्या बना हूं, मैं पीयर रिव्यू बोर्ड का मेंबर हूं, और यहाँ पर टेनुअर क्या दी गई है 3 ईयर्स, और एंड ऑफ द टेनुअर ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल, काउंसिल में जो उसकी टेनुअर खत्म हो रही है, विच एवर इज अर्लियर, तो 3 ईयर और 2 ईयर विच एवर इज अर्लियर, और सच अदर पीरियड एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो टर्म्स रहेगी 2/3 मेंबर की, वो कितनी रहेगी 3 साल, और काउंसिल में जो उनकी टेनुअर है रिमेनिंग विच एवर इज अर्लियर, और सच फर्दर पीरियड जो बोर्ड स्पेसिफाई करेगी, काउंसिल स्पेसिफाई करेगी। और जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे ना बोर्ड के, मे बी रोटेटेड एवरी ईयर बाय द काउंसिल, उनको रोटेट किया जा सकता है हर साल, मतलब उनको चेंज किया जा सकता है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। ठीक, ये एडिशनल पॉइंट है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। देयर आफ्टर मीटिंग रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट 1 मीटिंग शैल बी हेल्ड इन एवरी 3 मंथ, मतलब बोर्ड की हर 3 महीने में एक मीटिंग होगी। कोरम होगा एटलीस्ट 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड बट नॉट लेस देन 3 मेंबर, तो 1/3 और सब्जेक्ट टू मिनिमम 3 होने चाहिए, इंक्लूडिंग चेयरमैन जरूर होना चाहिए कोरम में, और अगर चेयरमैन नहीं है तो वाइस चेयरमैन का होना जरूरी है कोरम में। इन द अब्सेंस ऑफ कोरम विद इन ए हाफ एन आवर फॉर द टाइम फिक्स ऑफ द मीटिंग, मतलब अगर कोरम नहीं आता हाफ एन आवर के अंदर, तो मीटिंग सेल स्टैंड एडजर्न टू द डेट टाइम प्लेस फिक्स बाय द चेयरमैन और इन हिज अब्सेंस द वाइस चेयरमैन। तो अगर विद इन हाफ आवर के अंदर अगर कोरम नहीं आता है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी टू द डे टाइम प्लेस जो फिक्स किया जाएगा, या तो चेयरमैन और इन हिज अब्सेंस द वाइस चेयरमैन। ठीक, तो ये एक मीटिंग की रिक्वायरमेंट आ गई है, 1 इन एवरी 3 मंथ में मीटिंग होनी चाहिए। कोरम होगा 1/3 बट सब्जेक्ट टू मिनिमम 3 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन और इन हिज अब्सेंस वाइस चेयरमैन,
और अगर हाफ आवर के अंदर कोरम नहीं आता है तो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न हो जाएगी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है रिसेंटली और इसमें बहुत अमेंडमेंट हुआ है, एलिजिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यूअर। पीयर रिव्यूअर की क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। अब पीयर रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी को ना लेवल 1 एंटिटी और लेवल 1 प्रैक्टिसिंग यूनिट के बेसिस पर अलग अलग कर दिया गया है। अगर आप लेवल 1 के पीयर रिव्यूअर बनना चाहते हैं या लेवल 2 एंटिटी के पीयर रिव्यूअर बनना चाहते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। अगर आप लेवल 1 के पीयर रिव्यूअर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट करेंटली प्रैक्टिस में होने चाहिए आप, और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का। और यहां पर भी सेम करेंटली प्रैक्टिस में होने चाहिए और प्लस आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का, ये फर्स्ट कंडीशन। फर्दर अगर आप लेवल 1 में जो प्रैक्टिसिंग यूनिट कवर हो रही है लेवल 1 की, अगर उनकी रिव्यू करना चाहते हैं तो आपने लेवल 1 एंटिटी जितनी भी कवर है की ऑडिट की है 7 ईयर्स, यानी अगर आप लेवल 1 की एंटिटी की रिव्यू करना चाहते हैं तो इस केस में आपने लेवल 1 में जितनी कंपनियां हैं ना, लाइक सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बैंक, रीजनल रूरल बैंक, प्राइवेट बैंक, है ना, पीएफआई, पब्लिक सेक्टर अंडर, इनके आपने ऑडिट की है, 7 साल हो गए हैं। या फिर गॉट हिज एंटिटी, ये नया पॉइंट ऐड हुआ है, गॉट हिज एंटिटी ऑडिट फॉर 7 ईयर विच इज लेवल 1 एंटिटी। मतलब या फिर आपकी जो फर्म है वो लेवल 1 में कवर हो रही है। फॉर एग्जांपल आपकी जो सीए फर्म है ना भाइयों, वो उसका जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर आपकी एंटिटी की लेवल 1 में ऑडिट हुई है और 7 साल हो गए ऑडिट होते हुए, तो फिर आप एलिजिबल रहेंगे लेवल 1 यूनिट की ऑडिट करने के, रिव्यू करने के लिए। या तो आपने ऑडिट की है 7 साल तक लेवल 1 में जितनी एंटिटी थी, कंपनियां थी, या आपकी ऑडिट हुई है, जो आपकी यूनिट है ना वो लेवल 1 में कवर हो रही है और आपकी ऑडिट हुई है 7 ईयर, तो आप एलिजिबल रहेंगे लेवल 1 की रिव्यू करने के लिए। नो रिक्वायरमेंट, लेवल 2 के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक नया पॉइंट ऐड किया गया तीसरा, ऐसे मेंबर, ऐसे सीए जो इंडस्ट्री से मूव होके आ रहे हैं प्रैक्टिस में, दोज मेंबर वो मूव फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, मेंबर वो मूव्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज, मतलब इंप्लॉयमेंट छोड़ के आ रहे हैं तो वो भी रिव्यूअर बन सकते हैं। कंडीशन ये है कि उनको 15 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्लस 5 साल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो रिव्यूअर बन सकते हैं। और अगर लेवल 2 में अगर रिव्यू करना चाहते हैं तो 10 साल इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्लस 3 साल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एकदम चेंज हो गया है रिव्यूअर की क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी जो पहले थी उससे एकदम डिफर हो गया है। पहला अगर मेंबर प्रैक्टिस में है तो उसको 10 साल हो गए हैं प्रैक्टिस को, लेवल 1 में अगर करना है, लेवल 2 में 7 ईयर्स,
लेवल 1 में अगर रिव्यू करनी है लेवल 1 एंटिटी की, तो आपने लेवल 1 एंटिटी में जो कवर है कंपनियां, उसकी ऑडिट की हो आप 7 साल, या आपकी एंटिटी लेवल 1 में कवर है और उसकी ऑडिट हुई है 7 साल, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट लेवल 2 के लिए नहीं है। ऐसे मेंबर जो इंडस्ट्री से मूव हुए हैं और अब प्रैक्टिस में इंगेज है, तो उनके लिए अलग से दिया गया कि उनको 15 साल का इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 साल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर लेवल 1 की अगर रिव्यू करना चाहते हैं। और अगर वो लेवल 2 की रिव्यू करना चाहते हैं तो 10 साल इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्लस 3 साल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आइएगा, ये आपने बना लिया होगा, फिर आपको मैं लीगल लैंग्वेज एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ए पीयर रिव्यूअर सेल बी मेंबर इन प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 ईयर फॉर लेवल 1 के लिए और 7 ईयर एक्सपीरियंस फॉर लेवल 2 के लिए। और अगर वो इंडस्ट्री से मूव हुआ, पहले जॉब में था, प्रैक्टिस में आ गया, अब तो करेंटली प्रैक्टिस में होना चाहिए और 15 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्रीज का होना चाहिए और 5 साल प्रैक्टिस का फॉर लेवल 1। और लेवल 2 के लिए 10 साल का इंडस्ट्रीज में और 3 साल का एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस। तो इंडस्ट्रीज में था, अब प्रैक्टिस में आ गया हूँ, तो 15 साल प्लस 5 साल, और लेवल 2 के लिए आपका 10 साल और 3 साल। फिर थर्ड, शुड हैव अंडरगोन द रिक्वी, पहले भी था ये, शुड हैव अंडरगोन द रिक्विजिट ट्रेनिंग, उसने ले ली है। रिव्यू करने के लिए एक बोर्ड ट्रेनिंग रखती है 10-15 दिन की। एंड ये पॉइंट ऐड हुआ है, क्लियर द रिक्विजिट टेस्ट फॉर पीयर रिव्यू, मतलब आपको टेस्ट अपीयर होना पड़ेगा, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो क्लियर द रिक्विजिट टेस्ट फॉर पीयर रिव्यू एज प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड, मतलब आपने टेस्ट अपीयर कर लिया है, क्लियर कर लिया है, क्लियर द रिक्विजिट टेस्ट। And should have conducted audit for level 1 entity for at least 7 years or got his entity audited for at least 7, which should be the level 1 entity to be eligible for conducting the peer review for level 1 entity। मतलब अगर आपको लेवल 1 एंटिटी की पीयर रिव्यू करनी है तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 1 एंटिटी की ऑडिट करने का 7 सालों का, या आपकी एंटिटी लेवल 1 में थी और उसकी ऑडिट हुई है 7 साल हुए हैं। तो उसके बाद फिर ये पॉइंट पहले भी था, अगर आपको रिव्यूअर बनना है तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पीयर रिव्यू अपॉइंटमेंट, ये पहले भी था। एंड साइन ए डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एज पर, और एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आपको फाइल करना पड़ेगा बोर्ड के पास। ए मेंबर सेल नॉट बी, ये पूरे 4 पॉइंट सेम हैं जो पहले थे, कि अगर आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो आप मेंबर नहीं, बोर्ड के पीयर रिव्यूअर नहीं बन सकते, या आपके अगेंस्ट में आप गिल्टी डिक्लेयर हो चुके हैं क्योंकि आपने प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट किया है, या फिर आपने कोई ऑफेंस कॉन्विक्ट किया है इन्वॉल्विंग द मॉरल टर्पिट्यूड और आपको इम्प्रीजमेंट हुई है, या फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लाइक कोई रिलेशनशिप है प्रैक्टिसिंग यूनिट के साथ या आपके पार्टनर का रिलेशनशिप है, तो इस केस में ये पहले भी था चारों। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट इज द 4, रिव्यूअर बनने के बाद, मैंने अगर आपकी रिव्यू कर ली आपके सीए फर्म की, आप लेवल 1 में थे या 2 में, तो रिव्यू करने के बाद रिव्यूअर सेल नॉट एक्सेप्ट द प्रोफेशनल असाइनमेंट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग यूनिट फॉर ए 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। मतलब जिस दिन मैं अपॉइंट हुआ था आपके यहाँ रिव्यू करने के लिए, उसके बाद 2 साल तक मैं आपसे कोई भी प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एंड फर्दर ही शुड नॉट हैव एक्सेप्ट एनी प्रोफेशनल असाइनमेंट फ्रॉम द प्रैक्टिस फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर बिफोर द, मतलब प्री और पोस्ट, पहले केवल पोस्ट था कि 2 साल अपॉइंटमेंट होने के 2 साल तक आप कोई भी प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब प्री भी कंडीशन लगा दिया है कि अपॉइंटमेंट होने से पिछले 2 साल के अंदर भी, लास्ट 2 ईयर्स के अंदर भी आपने कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं किया है उस प्रैक्टिसिंग यूनिट से जिसकी आप रिव्यू करने वाले हैं। तो अब प्री भी है 2 साल और पोस्ट भी है 2 साल। उसके बाद केवल एक एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डील कर रहा हूं,
क्वालिफाइड असिस्टेंट मतलब पीयर रिव्यूअर जब रिव्यू करने जाएगा तो वो एक क्वालिफाइड असिस्टेंट की हेल्प ले सकता है, एक क्वालिफाइड केवल एक की हेल्प ले सकता है, ओनली वन असिस्टेंट वो शैल बी चार्टर अकाउंटेंट एंड ए पर्सन वो डज नॉट अट्रैक्ट एनी डिसक्वाली, मतलब वो जो असिस्टेंट होगा क्वालिफाई वो सीए होना चाहिए और उस पर कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8 और सेक्शन 11 ऑफ सीए एक्ट की कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 8 ऑफ सीए एक्ट और सेक्शन 21 ऑफ सीए एक्ट। जिस क्वालिफाई असिस्टेंट की आप हेल्प लेने वाले हैं उसका नाम आप बोर्ड को इंटीमेट करेंगे बिफोर कमिशमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। क्वालिफाई असिस्टेंट को भी एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करना पड़ेगा एंड ही सेल नो डायरेक्ट इंटरफेस, मतलब उसका कोई रिलेशनशिप कनेक्शन नहीं होना चाहिए प्रैक्टिसिंग यूनिट से और बोर्ड से भी, पीयर रिव्यू बोर्ड से। फर्दर द पर्सन चूजन फॉर असिस्टिंग द रिव्यूअर सेल बी द फ्रॉम द फर्म ऑफ द रिव्यूअर एज ए पार्टनर और पे, मतलब जो जो मेरा असिस्टेंट रहेगा वो मेरा या तो पार्टनर होना चाहिए रिव्यूअर का या फिर वो मेरे यहाँ पेड मेरी फर्म का पेड एम्प्लॉयमेंट पेड असिस्टेंट होना चाहिए एज पर रिकॉर्ड ऑफ आईसीआई। तो जो असिस्टेंट की हेल्प लूंगा मैं वो मेरा पार्टनर होना चाहिए मेरी फर्म का या मेरी फर्म में वो पेड असिस्टेंट है एज पर रिकॉर्ड ऑफ आईसीआई। अब अपनी सीट में आप देखेंगे तो एक स्टेप वाइज अप्रोच दिया गया है पीयर रिव्यू करने का, स्टेप वाइज अप्रोच। स्टेप वाइज अप्रोच अडॉप्टेड बाय द पीयर रिव्यूअर, जो पीयर रिव्यू की प्रोसेस है ना रिपोर्टिंग उसके बाद आपको मिलेगा स्टेप वाइज अप्रोच। इसमें इंस्टीट्यूट ने ना स्टडी मैट में एक लास्ट में एक एडिशनल पॉइंट ऐड किया है, उसको अपने को नोट कर लेना चाहिए, जो एडिशनल पॉइंट इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है। इसमें 4 पॉइंट थे। पहला, अंडरस्टैंडिंग द इंगेजमेंट, कि हमको क्या किस चीज़ की रिव्यू करनी है, कौन सी सीए फर्म है जिसकी रिव्यू करनी है। उसके बाद हमको उस रिव्यू जिस प्रैक्टिसिंग यूनिट के हम रिव्यू करेंगे उसके यहाँ सैंपल सेलेक्शन करेंगे एश्योरेंस सर्विस का। उसके बाद हम वहाँ के सिस्टम एंड प्रोसीजर ऑडिट करने का जो सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम फोर्थ इज द हम कंप्लायंस और सब्सटेंसिव रिव्यू परफॉर्म करेंगे। फिफ्थ एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, उसको नोट डाउन करिएगा। फाइनली द रिव्यूअर वाइल इवैल्यूटिंग द रिकॉर्ड, जब वो रिव्यू करेगा रिकॉर्ड को इवैल्यूट करेगा तो डिटरमाइन एनी सिग्निफिकेंट इशू मैटर प्रॉब्लम अराइज ड्यूरिंग द इंगेज, मतलब ऑडिट करते समय उस सीए फर्म को उस प्रैक्टिसिंग यूनिट को क्या क्या प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए थे और उसको अप्रोप्रिएटली रिजॉल्व कर लिया गया था कि नहीं ऑडिट के समय, एंड डॉक्यूमेंट कर लिया गया था कि ये रिव्यूअर देखेगा रिकॉर्ड से, जो उसकी वर्किंग फाइल होंगी ना प्रैक्टिसिंग यूनिट की उससे। डिटरमाइन दैट एडवोकेट ऑडिट एविडेंस, मतलब उस ये देखेगा कि क्या प्रैक्टिसिंग यूनिट ने ऑडिट करते समय प्रॉपर ऑडिट एविडेंस लिए हैं कि नहीं, टू सपोर्ट द कंक्लूजन, जो ऑडिट का कंक्लूजन है और जो ऑडिट एविडेंस है वो सपोर्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं। एंड डिटरमाइन दैट सिग्निफिकेंट डिसीजन रिलेटिंग टू यूज ऑफ इंगेजमेंट यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट हैज बीन प्रॉपरली, मतलब ऑडिट के दौरान जो प्रैक्टिसिंग यूनिट ने सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए हैं उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया गया है कि नहीं, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया गया है कि नहीं, जो सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए गए हैं ऑडिट के दौरान उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया गया है कि नहीं, ये पीयर रिव्यूअर देखेगा फाइनली। तो ये 3 पॉइंट ऐड कर लीजिएगा 5th नंबर पॉइंट बनाकर। अब लास्ट जो अमेंडमेंट है पीयर रिव्यू में, पीयर रिव्यू की प्रोसेस,
पहला सिलेक्शन, फिर प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन, फिर रिपोर्टिंग। तो भाइयों जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, उसमें एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, सेकेंड नंबर। पहला पॉइंट यही था, अपनी सीट में भी आप देखेंगे कि प्रैक्टिसिंग यूनिट को बोर्ड सेलेक्ट करेगी और इन्फॉर्म करेगी कि नोटिफाई करेगी बोर्ड की आपके यहाँ रिव्यू होगी। ये पहला पॉइंट। अब क्या करेगी, एक नया पॉइंट, ए डिक्लेरेशन इन द फॉर्म। क्योंकि भाइयों लेवल 1 के लिए रिव्यूअर अलग होगा, लेवल 2 के लिए रिव्यूअर अलग होगा, अपन पढ़े हैं क्वालिफिकेशन अभी। तो प्रैक्टिसिंग यूनिट को बताना पड़ेगा कि वो कौन सी लेवल की सीए फर्म है, लेवल 1 में है कि लेवल 2 में है, ये बोर्ड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तभी तो बोर्ड अकॉर्डिंगली क्या अपॉइंट करेगी, रिव्यूअर अपॉइंट करेगी। तो एक डिक्लेरेशन देना है, फॉर्म अप्रूव बाय द बोर्ड शैल बी सबमिटेड बाय प्रैक्टिसिंग यूनिट विद इन 7 days फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग यूनिट हैज बीन नोटिफाइड बाय द बोर्ड सो दैट रिव्यूअर टू बी अलॉटेड फ्रॉम द पैनल ऑफ 3 रिव्यूअर कैन बी आइडेंटिफाई बोर्ड एज पर द लेवल सबमिटेड बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट। यानी कि इस फॉर्म में आपको बताना है कि आप कौन से लेवल की सीए फर्म है, L1 है कि L2 है, सो दैट कि रिव्यूअर का को फिक्स किया जाए, 3 रिव्यूअर का नाम आइडेंटिफाई किया जा सके एज पर द लेवल सबमिटेड बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट इन द डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इसमें बेसिकली हमको ये बताना है प्रैक्टिसिंग यूनिट को कि वो किस लेवल में है, L1 की सीए फर्म है कि L2 की है, जिससे कि जो बोर्ड है वो 3 रिव्यूअर का नाम आइडेंटिफाई कर सके एज पर द लेवल। ठीक, ये पॉइंट ऐड हुआ है बस। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले जो रिव्यू होती थी, जो एक्चुअल रिव्यू, जो जहां पर रिव्यूअर जाकर रिव्यू करता था पहले, वो मैक्सिमम 7 दिन की होती थी। अब उसको कर दिया गया है 7 to 15 डे बेस्ड ऑन द साइज ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट। एग्जीक्यूशन स्टेज में आप देखेंगे तो पहले अपनी सीट में लिखा हुआ है 7 days, अब है 7 to 15 days, मतलब एक्चुअल जो रिव्यू का टाइम रहेगा वो 7 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है, वर्किंग डे, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट। और एक लास्ट पॉइंट, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। बोर्ड को जो रिपोर्ट मिलेगी, फाइनल रिपोर्ट, बोर्ड उसके 3 महीने के अंदर इशू करेगी सर्टिफिकेट, और उसमें मेंशन करेगी नेक्स्ट डेट, ड्यू डेट ऑफ रिव्यू। तो 3 महीने के अंदर याद रखिएगा सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। जिस दिन फाइनल रिपोर्ट रिव्यूअर से मिलेगी उसके 3 महीने के अंदर बोर्ड प्रैक्टिसिंग यूनिट को सर्टिफिकेट दे देगी और उसमें मेंशन करेगी नेक्स्ट ड्यू डेट। तो ये पीयर रिव्यू का कंसेप्ट अपना कंप्लीट हो जाता है पूरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, क्वालिटी रिव्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है भाइयों। क्वालिटी रिव्यू बेसिकली क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के द्वारा की जाती है, जो एक बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश होती है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू में डिफरेंस क्या है, पीयर रिव्यू इंस्टीट्यूट के द्वारा कंडक्ट होता है, जबकि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के द्वारा कंडक्ट होता है। पीयर रिव्यू का पर्पज ये रहता है कि हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस रेंडर बाय द मेंबर, कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे उसकी कमियों को कम किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। जो मेंबर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, अगर उसकी क्वालिटी लोअर है या डेफिशिएंसी है उसकी सर्विस में, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। लेकिन क्वालिटी रिव्यू का ऑब्जेक्ट रहता है टू आइडेंटिफाई एरर और डेफिशिएंसी ऑफ द ऑडिटर, और अगर वो सीरियस डेफिशिएंसी है, सीरियस नेग्लिजेंसी है ऑडिटर की, तो फिर उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है। ये क्वालिटी रिव्यू का ऑब्जेक्ट होता है। तो भाइयों पहले क्या था कि क्वालिटी रिव्यू किसी भी सीए फर्म की क्वालिटी रिव्यू बोर्ड करवा सकती थी, लेकिन सेक्शन 132 एनएफआरए के आने के बाद अब उसका स्कोप कम हो गया है क्वालिटी रिव्यू, क्योंकि एनएफआरए को पावर दिया गया है कि एनएफआरए कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी जो रूल 3 में दिया गया है कंपनी रूल, उन कंपनियों का इन्वेस्टिगेशन
उन कंपनियों के ऑडिटर की इन्वेस्टिगेशन और उन कंपनियों के ऑडिटर की क्वालिटी रिव्यू कर सकती है, क्वालिटी रिव्यू। इसका मतलब जो रूल 3 में कंपनियों के ऑडिटर होंगे उन ऑडिटर की अब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड रिव्यू नहीं कर सकती। अब एनएफआरए को पावर है, एनएफआरए ही को रिव्यू करेगी, एनएफआरए को पावर है इन्वेस्टिगेशन करने। तो अपने को पता होना चाहिए कौन कौन से कंपनियों के ऑडिटर जो रूल 3 ऑफ कंपनी रूल एनएफआरए रूल में कवर है, उन कंपनियों के ऑडिटर की अब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड रिव्यू नहीं कर सकती सुओ मोटो, क्योंकि एनएफआरए को एक्सक्लूसिव पावर है इन्वेस्टिगेशन और रिव्यू करने का। आइएगा देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर dated 30 June 2019 has clarified the quality review board in view of section 132 subsection 2 of the Company Act, read with NFRA rule. The issue of quality review board review audit of company body corporate specify under rule 3 of NF will only arise in case of reference is so made to QRB by NFRA नॉट अदरवाइज। मतलब अगर एनएफआरए रेफरेंस देती है क्यूआरबी को तभी वो इन कंपनियों के ऑडिटर की क्वालिटी रिव्यू कर सकती है। इसका मतलब इन कंपनियों के ऑडिटर की अब क्वालिटी रिव्यू सुओ मोटो क्यूआरबी नहीं कर सकती है अनलेस एनएफआरए स्पेसिफिकली रेफर टू द क्यूआरबी। ठीक, अब कौन कौन सी कंपनियां हैं रूल 3 में देखो लिखा हुआ है एनएफआरए सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है कि एनएफआरए सेल have power to monitor and enforce compliance with AS and auditing standard and oversees the quality of service under section 132(2) or undertake investigation under subsection 4 of such section of auditor of the following classes of company। कंपनी की इन्वेस्टिगेशन नहीं, ऑडिटर की इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर के यहाँ रिव्यू कर सकती है एनएफआरए या एनएफआरए रेफर कर सकती है बोर्ड को कि आप रिव्यू करो, लेकिन बोर्ड अपनी सुओ मोटो इन सभी कंपनियों के ऑडिटर की रिव्यू नहीं कर सकती। नाउ कौन कौन सी कंपनियों के ऑडिटर है? पहला लिस्टेड कंपनी, चाहे इंडिया में हो चाहे फॉरेन में लिस्टिंग। सेकेंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ या टर्नओवर 500,000 करोड़ या फिर बोरोइंग फ्रॉम लोन है, डिबेंचर है, डिपॉजिट है 500 करोड़। तो पेड अप कैपिटल 500 करोड़, टर्नओवर 5,000 करोड़ या बोरोइंग लोन डिबेंचर डिपॉजिट 500 करोड़ एज पर लास्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। थर्ड इज द इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग और पावर सेक्टर कंपनी या ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट में गवर्न होती है। नेक्स्ट इज द एनी बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी और पर्सन और क्लास ऑफ जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिफर किया है एनएफआरए के पास कि आप इनके ऑडिटर की इन्वेस्टिगेशन करिए इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिफर टू अथॉरिटी मतलब एनएफआरए इन पब्लिक इंटरेस्ट। एंड नेक्स्ट इज द ए बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया मतलब फॉरेन कंपनी विच इज सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन द A2D मतलब A2D जो कंपनियां हैं, इंडियन लिस्टेड कंपनी हो गई, इंडियन बैंकिंग कंपनी, अगर उसकी फॉरेन में सब्सिडरी या एसोसिएट है और उसकी नेटवर्थ उस फॉरेन सब्सिडरी या एसोसिएट की नेटवर्थ या इनकम एक्सीड है 20% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ, मीनिंग मटेरियल सब्सिडरी है वो इंडियन कंपनी की, मटेरियल फॉरेन सब्सिडरी है, मटेरियल एसोसिएट है। तो इस केस में उन कंपनियों के ऑडिटर की भी इन्वेस्टिगेशन या रिव्यू की जा सकती है एनएफआरए के द्वारा या एनएफआरए क्यूआरबी को रिफर कर सकती है कि आप रिव्यू करिए, बट इन कंपनियों के ऑडिटर की क्यूआरबी सुओ मोटो रिव्यू नहीं कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट था क्वालिटी रिव्यू में। इसके अलावा जितनी भी कंपनियां हैं ना उनके ऑडिटर की क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या कर सकती है? रिव्यू कर सकती है। तो
यहाँ पर क्वालिटी रिव्यू का एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट मैंने कवर कर लिया है। क्लास को अब ख़त्म करते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सजेशन हो सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।